स्टार्ट करी थी अपन ने। पहले अपन ने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने माइनर निकाला था, और हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर जो अपने को मिल जाए नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाला, उसको अपन ने रैंक बता दिया था किसी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे होगा? a11 x1 a12 x2 plus a13 x3 is equals to b1 a21 x1 a31 x1 a सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है कि ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें अपने पास लीनियर इक्वेशन के सेट होते हैं। जैसे 3x3 की सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 इसमें इक्वेशन है और 3 अननोन है। इस साइड में b1 b2 b3 है तो नॉन होमोजेनियस हो गई। यदि इस साइड में 0 0 0 होता तो होमोजेनियस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x1 x2 x3 की ऐसी वैल्यू फाइंड करना जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यही अपना मोटिव होगा। यस सर। एक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए अपने को एक अननोन, या एक इक्वेशन है तो उसमें एक अननोन है तो अपन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे x2 इज इक्वल टू 4 है तो ये वन इक्वेशन वन अननोन है, तो इसकी वैल्यू पर निकाल सकते हैं। ऐसे ही दो इक्वेशन ले तो वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए और दो अपने को अननोन मिले और उससे अपन निकाल सकते हैं। तो अपन ये चेक करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की स्टडी में कि क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, या सॉल्यूशन जितने एग्जिस्ट करते हैं वो इनफाइनाइट मैनी है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो ऐसे अपन इसको अपन चेक करेंगे। तो इसको क्या अपन मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को? सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना लूं एक, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। एक ही कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना लिया, इसके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया x1 x2 x3 से और इक्वल्स टू लिख दिया b1 b2 b3। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? इसको मल्टीप्लाई करके देखो, a11 x1 a12 x2 a13 x3 इनका सम आ जाएगा इक्वल्स टू b1। यस सर। तो अपन ने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लिया, है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। सीधा सीधा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है A, इसको अपन A नाम दे देंगे। A इज इक्वल्स टू, ये अपना कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, इसको अपन मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स हो गया। और ये वेक्टर हो गया x1 x2 x3 और ये स्केलर हो गया b1 b2 b3। ये अननोन है, ये नॉन रहेंगे अपने। तो ये सिस्टम को मैं बोल सकता हूं कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। क्लियर है? यदि b1 b2 b3 की वैल्यू 0 हो, b1 b2 b3 की वैल्यू 0 हो तो ये होमोजेनियस हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये 3x3 का भी हो सकता है, 3x4 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, कितने भी अननोन हो सकते हैं ना। तो उन सबको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये तो था
सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया अपन ने। अब अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि इसके सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, सॉल्यूशन है तो वो यूनिक है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो उसको अपन चेक करेंगे। तो उसको चेक करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, A11 A12 A13 B1 A21 A22 A23 B2 A31 A32 A33 B3। ये जो मैट्रिक्स होती है उसको अपन बोलते हैं ऐसी एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट्स आ गए, उनके वैल्यूज आ गई, और B1 B2 B3 ये आ गया अपने पास। B1 B2 B3 B4 होता तो यहाँ पे B4 भी आ जाता, एक 41 42 43 44 आ जाता और B4 आ जाता। तो कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को B1 वाले स्केलर से क्लब करके अपन ने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने में? नो सर। आराम से। नो सर। अब अपन कुछ रूल्स लिखेंगे जिन पर डिसाइड करेंगे कि मैट्रिक्स अपनी स्टेबल है, अनकंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे, रैंक ऑफ ए फाइंड करेंगे एंड रैंक ऑफ बी फाइंड, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे। रैंक ऑफ ए यानी जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक है उसकी रैंक फाइंड करेंगे, और ये जो मैट्रिक्स बनाया आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसकी रैंक फाइंड करेंगे। क्लियर है? इसकी और इन दोनों की रैंक फाइंड करेंगे। अब डिसाइड करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो सॉल्यूशन, उसके सिस्टम ऑफ इक्वेशन इधर अपना कंसिस्टेंट होता है और इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब हैव सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। हाँ सर। अब इनकंसिस्टेंट के लिए रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। अपन कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स की रैंक निकाल लें और इसकी रैंक निकाल लें। यदि ये दोनों इक्वल नहीं आती है तो सिस्टम अपना इनकंसिस्टेंट है, मींस नो सॉल्यूशन। क्लियर हुई ये बात कि यदि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अपना रैंक निकालें और कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स की रैंक निकालें, वो दोनों यदि इक्वल नहीं आती तो नो सॉल्यूशन, मींस सिस्टम अपना इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट किस केस में होगा? रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ, इस केस में अपना सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। रैंक निकालना अपन ने पिछली क्लास में सीखा था, तो रैंक अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अपन
सॉल्यूशंस के नेचर पे बात करेंगे कि सिस्टम अपना कंसिस्टेंट है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ रहा है, और उस पे बात करेंगे कि सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट लिख देता हूँ, इट मींस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कंसिस्टेंट को। इनकंसिस्टेंट तो हो गया अपना, कंसिस्टेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या है, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, जो ए जो अपना कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। इफ कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, मींस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि m क्रॉस n है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बताओ कितने अननोन होंगे? m यदि m into a n जो है वो 4/3 का है, तो अब बताओ इसमें 12 कितने अननोन वेरिएबल कितने होंगे? तो 4 होंगे ना सर? वेरिएबल 4 12 होंगे, और कोई कह रहा है 12 होंगे। एक सेकेंड, 4 का मतलब 4 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे, यही होगा 4/3 का मतलब। हाँ सर। यस सर। x1 x2 x3 होगा, और a11 a12 a13 होगा, a21 a2 a31 a41 x1 a42 x2 a43 x3। तो अब बताओ इसमें वेरिएबल कितने होंगे? सर 3 तीन वेरिएबल होंगे ना इसमें, x1 x2 x3 तो वेरिएबल होंगे, यस सर। है ना? बाकी Yes, सारे sir. तो कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। कोफिशिएंट्स तो कांस्टेंट की मैट्रिक्स है ना अपनी, तो ये सारे तो कांस्टेंट हो गए। वेरिएबल सिर्फ अपने पास x1 x2 x3 हो गए। तो यानी 4 क्रॉस 3 में अपने पास 3 अननोन वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। 5/4 में बताओ कितने अननोन होंगे? 4 4 4 4। ठीक है, अब जनरल कर लेते हैं इसको कि a m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है। जनरल अपन बना लेते हैं रूल कि m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, यही लिखते हैं इसको, a इज इक्वल्स टू, ये जो है वो m क्रॉस n का है। यूनिक सॉल्यूशन होगा व्हेन रैंक ऑफ a इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्वल्स टू n। रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ AB तो अपन चल ही रहे थे इसी केस में। यदि जो रैंक निकाली अपन ने, इफ अपन ने जो रैंक निकाली वो n के इक्वल आ गई, n मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गई, तो उस केस में जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है चीज? यस सर। है ना? देखो एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा कि अपने को ये कैसे हो रहा है। अभी तो सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं अपन, और a इज इक्वल्स टू है अपना m क्रॉस n का। a क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है ना? कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि m क्रॉस n है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या होगा? रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन n। लेस देन n का मतलब रैंक जो है वो n से कम है, दोनों की इक्वल तो है पर n से कम है। ये चार्ट बना लें आप लोग, इसके बेसिस पे अपन एग्जांपल्स करेंगे हम। तो इस केस में अपने पास
सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यदि रैंक जो निकाली वो लेस देन n आ गई। इस प्रोसेस में किसी को डाउट? नो सर। है ना? नो सर। ठीक है, ये लिख लिया ना सब लोगों ने? लिख लिया या समझ लिया इसको? अपन एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अपन लेते हैं x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 यहाँ इज इक्वल टू, ऐसे नहीं चलेगा था क्योंकि सॉल्यूशन अपने को दिखाना पड़ेगा। सॉल्यूशन देते हैं अपन x1 minus 4x2 plus 7x3 is equals to 14. 3x1 plus 8x2 plus minus 2x3 is equals to 13. 7x1 minus 8x2 plus 26x3 is equals to 5. चेक करना है कि सिस्टम अपना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ये अपने को इसमें चेक करना है और सॉल्यूशन भी बताना है इसका। कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखोगे, दूसरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे अपन, उससे अपन डिसाइड कर पाएंगे कि सिस्टम अपना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अपन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। 1 minus 4 7 14 3 8 minus 2 13 7 minus 8 26 5। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं ए मैट्रिक्स भी छुपा हुआ है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला जो है वो ए मैट्रिक्स ही तो है ना? तो अब अपने को इसकी रैंक निकालनी है। तो रैंक कैसे निकालोगे? यहाँ 0 0 बना लेंगे और कोई लाइन को अपन 0 पूरा 0 बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई लाइन अपनी 0 बन जाए तो पता चल जाए अपने को। तो लगाओ, रो ऑपरेशन लगाओ। पहले ये लगाओ R2 is equals to R2 minus 3R1, R3 is equals to R3 minus 7R1। इन दोनों को 0 बना लेते हैं हम, ऐसा ही करते हैं ना? यस सर। हाँ, तो इन दोनों को 0 बना लेते हैं। तो क्या आएगा इससे? पहली लाइन तो आ जाएगी अपने पास 1 minus 4 7 14। सेकेंड लाइन में आ जाएगा 3 minus 3 0 और 20 minus 23 और यहाँ पे minus 29 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 20 minus 23 और minus 93। ये दोनों ऑपरेशन लगाने से ये आ जा रहा है क्या सबका? देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 7 minus 7 0, 7 minus 28
7 + 28 करेंगे तो 8 + 28 करेंगे 20 आ जाएगा, और इससे अपने पास 23 आ जाएगा। ठीक है, ये सबके पास आ गया, ये ऑगमेंटेड Yes. मैट्रिक्स बन गया अपना, इसके इक्विवेलेंट आ गया। अब कौन सा ऑपरेशन लगाए इसमें, इसको अपन लिख सकते हैं 1 - 4 7 14 0 20 23 -29 0 0 0 और -64, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. R3 = R3 - R2 लिख सकते हैं। अब देखो, अब कुछ डिसाइड कर सकते हैं क्या अपन, ये कौन सा मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स। A. ये ए था ना, तो ए किसके इक्विवेलेंट आ गया अपने पास, 1 - 4 7 0 20 -23 0 0 0। अब बताओ रैंक ऑफ ए क्या होगी, 0. 2। 2, क्योंकि ए, ये तो 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0 हो गया। और ये जो मैट्रिक्स है, इन दोनों को यदि लें या फिर इन दोनों को भी ले लें तो नॉन जीरो अपने को मिल जाएगा, 2 ऑर्डर का माइनर, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो इसकी रैंक ऑफ ए क्या आ गई अपने पास, 2 आ गई, रैंक ऑफ ए 2 आ गई, और रैंक ऑफ ए बी क्या आएगी, रैंक ऑफ ए बी 3 आएगी, रैंक ऑफ ए बी 3 आ जाएगी अपने पास। यदि इसको लें अपन और इसको और इसको, इन तीन को लेंगे तो नॉन जीरो मिल जाएगा अपने को। 3/3 का अपने को एक माइनर मिल जाएगा रैंक ऑफ ए बी में, 1 0 0 7 -23 0 14 -29 -64। इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 4/3 की मैट्रिक्स थी, इसकी रैंक ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती थी, मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है इसकी, 3. ए जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसकी मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। तो 3 क्रॉस 3 का अपन ने एक ऐसा माइनर ढूंढ लिया जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था, इस रो को लेके, इस रो को लेकर, इसको लेके, तो रैंक हो गई, रैंक ऑफ ए बी क्या हो गई, 3. अब बताओ सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, Inconsistent. Inconsistent. इनकंसिस्टेंट। रैंक ऑफ ए, Inconsistent. रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। क्लियर है सबको, Yes, sir. इनकंसिस्टेंट है मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कब होता है जब सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा कब होता है। अब देखो, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको समझ में आए, x1 + x2 = 4 है, और x1 - x2 = x1 + 2x2 = भी 4 है, या 2x2 और So 4 या 2 कर दो = 4 है। So 2x1 + 4x2 = वो कर सकते हैं ना सर, x1 = x1 और ये x1 + 2x2 = 1। ऐसी कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या कि इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, = 1, No, sir. है ना। तो ये सिस्टम लग रहा है इनकंसिस्टेंट है, लग रहा है ना इनकंसिस्टेंट है। Yes, sir. Yes, तो sir. प्रूव भी कर सकते हैं क्या अपनी थ्योरी से अपन,
देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी इसमें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ सब लोग, 1 1 1 1 2 1, यही बनेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। Yes, sir. Yes, sir. 2 क्रॉस 3 का हो गया ये। हाईएस्ट रैंक कितनी हो सकती है इसकी, इसकी हाईएस्ट रैंक कितनी हो सकती है, 2 मिनिमम ऑफ m क्रॉस n होता है, 2 हो सकती है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा इसमें वो चेंज करते हैं, 1 सर वैसे ही दिख रहा है सर। इसको इसमें से माइनस कर लें, 0 और 1 और 0, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं इसको, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, लिख सकते हैं इसको AB को। इसकी रैंक बताओ क्या आएगी, 2 1 और इसकी रैंक भी 2 आएगी, तो ऐसा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन ही हो गया इसका। 1 1 और 1 2 रखें तो इसकी रैंक भी तो 2, इसकी रैंक भी तो 2 ही आ रही है, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू भी तो 2 ही आ रहा है, ऐसे तो सॉल्यूशन मिल सकता है अपने को। सर x1 इक्वल्स टू 1 और x2 इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन हो सकता है ना। हाँ, तो इसलिए सॉल्यूशन मिल गया ना इसमें को, x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे भी 2 है तो ये 4 कर देते हैं, ठीक है। चलो ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाला हो गया। इस केस को देखो, इस केस में देखो, इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे शायद, इस केस में तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, ठीक है, वो आ जाएगा। इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1 2 4 1, और रैंक निकालें इसकी तो ये R2 माइनस R1 करें, 1 2 1 और 2 से 0 0 और माइनस 2 करें तो -1, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यही आएगी ना। यस सर। अब देखो रैंक ऑफ A डॉट B ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तो आ रही है 2, ये यदि ले लें तो 2 आ रही है ना। यस सर। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी, 2 ही आएगी। इन दोनों को ले लें अपन, 2/2 का मिल गया अपने को, नॉन जीरो माइनर। रैंक ऑफ A क्या आएगी बताओ, सो 1 1, क्योंकि सर 1 ये वाला 1 है तो रैंक ऑफ A आ गई 1। अब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1 हो, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू भी 1 हो। यदि यहाँ पे 2 होता तो एग्जिस्ट कर जाता, पर यदि ये 1 है तो ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना ये थ्योरी क्लियर है ना इसकी, कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है वो इसके बराबर नहीं आ रहा। अब एक चीज और देखो, यदि अपना यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे यदि अपन 2 कर देते तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इनफाइनाइट। देखो कैसे करेंगे, थ्योरी है अपनी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है अपने को। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 1 2 4 2, इसको अपन बराबर लिख सकते हैं 1 2 1 0 0 0। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हो गई 1, रैंक ऑफ ए हो गई 1, दोनों इक्वल है ना। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 1 आ गए। अब बताओ सिस्टम तो कंसिस्टेंट हो गया,
पर कैटेगरी बदल गई अपनी, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि m क्रॉस n 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, a जो था वो 2 क्रॉस 2 का था, और रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a b अपने पास 1 आ गया, लेस देन 2 आ गया, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है सब कोई चीज? यस सर। है ना? यस अब सर। ये देख पा रहे होते कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस इक्वेशन सर, की क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं अपन? सर इनका रेशियो सेम है सर, पहले 10th में बताते थे ना, 1/2, 2/4, 1/2। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कौन कौन से निकलेंगे? x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1 है। क्लियर? अब देखो, तो वो इक्वेशन भी यही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी यही इक्वेशन आ गई, 3 से कर देते तो और भी इक्वेशन आ जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इक्वेशन है और अननोन कितने हैं? 2 है। वन इक्वेशन विद 2 अननोन्स, तो एक को अपन फ्री कर सकते हैं। देखो, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1 रखें तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1 माइनस 1, तो -1 आ जाएगी। x2 की वैल्यू 2 रखें तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। x2 की वैल्यू 4 रखें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी x1 x2 आपस में डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंट हैं, और x2 को अपन कितनी भी वैल्यू दें उस हिसाब से अपने पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, या x1 को कोई भी वैल्यू दें तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने को x2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। समझ में आया? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. का कांसेप्ट समझ में आया ना, कि ये जो इक्वेशन थी वो सिर्फ दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं होके सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी, और नंबर ऑफ इक्वेशन एक थी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अननोन वेरिएबल थे वो अपने पास 2 थे, है ना? तो जो पहला वेरिएबल है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, और वैसे वर्सा दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू से अपन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, भाई ये कर रहा है x1 x2 इज इक्वल टू 1 है तो x1 इज इक्वल टू -3 आ गया या -1 आ गया, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर मैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्लियर है ये चीज आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो अपन ने बात कर ली कि सॉल्यूशन अपने इनफाइनाइट मैनी है या कितने हैं, अपने को पता चल गया कि कैसे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? अब देखो, सॉल्यूशन निकालने का तो एक ही तरीका अपने पास, अपन ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपन ने जो पहला एग्जांपल देखे अपन, या जो भी एग्जांपल ले, नीचे की लाइन अपन 0 कर लेते हैं, यहाँ कुछ या a11 a12 a13, यहाँ b1 a22 a23, यहाँ b2, इनको अपन 0 कर लेते हैं ना, इसको a32 a33 ऐसा कुछ बनाएंगे अपन, या इसको भी 0 कर लेंगे, और लास्ट में ये भी चेंज हो जाएगा, इसको स्टार लिख दो, स्टार लिख दो। तो इससे क्या होगा, इससे अपन रिवर्स कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकल जाएगी। a33b का मतलब क्या होगा? जो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के अपन ने जो फाइनल जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाली अपन ने, जिससे अपन ने डिसाइड किया कि रैंक और ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए डिसाइड किया, उस मैट्रिक्स को अपन वापस इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। इक्वेशन फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया? a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equals to b1 स्टार, इनको भी मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये ऑपरेशन लगाने के बाद चेंज होंगे। a22 x2 plus a23 x3 स्टार is equals to b2 स्टार, a33 स्टार x3 is equals to b3 स्टार। अब अपन बैक चलेंगे, इससे x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगी ना? Yes, sir.
यस सर। इससे x3 की वैल्यू रख के x2 की वैल्यू निकाल लेंगे और x2 और x3 की रख के x1 की वैल्यू निकाल, तो सॉल्यूशन तो अपन कर ही लेंगे आराम से। और आपके सिलेबस में या फिर आपके जो एग्जाम में 3/3 की इक्वेशन आती है लगभग, है ना, तो 3/3 में अपने को निकालने में इतनी टेंशन भी नहीं होगी, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? नो सर। ठीक है, अब अपन चलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। होमोजीनियस में क्या होगा? a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equal to 0, a21 x1 किसी का माइक म्यूट करो, किसका हो रखा है? गुरजोत अपना माइक। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही होगा अपने पास 3/3 का। यदि 3/3 का लें अपन तो a इज इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और यही अपने पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी यही बनेगा। ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम बनेगा ना होमोजेनियस में? यस सर। यस तो सर। होमोजेनियस में रैंक ऑफ ए बी की हमेशा इक्वल आएगी। Yes, sir. हमेशा Yes, सिस्टम sir. ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, है ना? रैंक ऑफ ए will always equals to rank of AB. This implies system consistent, है ना? System of equation will always consistent. इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है होमोजेनियस और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते ही करते हैं। अब बताओ ये चीज कैसे फिजिबल है? 0 0 0 हमेशा सॉल्यूशन होगा इसका, यस सर। है ना? x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, हमेशा सॉल्यूशन होगा। तो अपन ये तो कह ही नहीं सकते कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होमोजीनियस है वो इनकंसिस्टेंट है। और अपनी थ्योरी भी यही कहती है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। जो भी इसकी रैंक आएगी वो रैंक ऑफ ए बी भी होगी और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन पे और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे। भाई कंसिस्टेंट होता है तो अपन दो ही केस है अपने पास, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा बताओ? सर 0 0 0 0। यदि 0 0 सॉल्यूशन है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब सिर्फ वही नहीं कि यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन अपने को पता है 0 0 0 है, यूनिक है तो वही सॉल्यूशन है, ये कह सकते हैं अपन। तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, वही होगा इसमें रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए बी है, वो इक्वल्स टू एन आ जाए तो यूनिक, और लेस देन एन आ जाए तो इनफाइनाइट। एन क्या है? एक का जो ऑर्डर है उसमें कॉलम की वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये जो है वो n क्रॉस n है। क्लियर है सबको? अच्छा, एक चीज और इससे अपन निकाल सकते हैं, रैंक ऑफ ए n कब आती है? यदि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, 3/3 का है, तो रैंक ऑफ ए 3 कब आएगी? जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया।
भाई 3/3 के मैट्रिक्स की Yes, रेंज sir. यदि 3 होनी Yes, है sir. तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. जैसे ही अपने को पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, अपन कह देंगे कि सॉल्यूशन यूनिक है, और इक्वल्स टू 0 आ गया तो कह देंगे सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी है। चेक ही नहीं करना अपने को कि लेस देन 1 2 या 3 जो भी है, Yes, 1 sir. 2 है ना। क्लियर है ना ये चीज? Yes, sir. ठीक है, तो यही था अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके एग्जांपल करवाने का लग नहीं रहा कि मेरे को करवाना चाहिए, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, है ना। 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9, ये यदि A है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस है तो बताओ यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? Infinite many solution. इनफाइनाइट Finite many solution. इसकी रैंक जो आएगी वो 1 आ जाएगी, है ना। इसकी रैंक 1 आ जाएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों जो रो हैं वो इसी के मल्टीप्लिकेशन की रो है। क्लियर है? तो ये Yes, था sir. Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स और सर एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट है क्या? एग्जाम से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है। ऑफिशियल अपडेट तो है नहीं, बाकी आता रहता है कि प्रमोट कर दिया, ये कर दिया, वो सब कोई मतलब नहीं है। ओके सर. है ना? ठीक है, थैंक यू। Sir, ये recording. Sir, thank you, हाँ, ये sir. रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ना, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। Yes, sir.